अस्सलाम वालेकुम। 1 जनवरी 2023 इकोनॉमी इन फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 2022 जो है वो पूरी हंगामा खेजियों के साथ तारीख का हिस्सा बन चुका है, और जबकि 2023 का सूरज जो है वो नई उम्मीदों के साथ, नए चैलेंजेस के साथ उफ़क़ पर नमूदार हो चुका है। 2022 में पूरी दुनिया में हमने देखा था कि कोविड-19 के जो चैलेंजेस थे उससे दुनिया नबरदाज़मा हो रही थी, और उसकी वजह से हमने आलमी महंगाई भी देखी थी। उसके कई वजूहात थे, लेकिन जो मेन वजह हमें पूरी दुनिया में नज़र आई वो रूस यूक्रेन जंग की वजह से थी, जिसकी वजह से एक कहा यह जा रहा है कि इस जंग के बाद यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा फ़ौजी तसादुम हुआ। इसी की वजह से फूड क्राइसिस हमें सामने नज़र आए, इसी की वजह से हमें एनर्जी क्राइसिस नज़र आए, और मौशी पाबंदियों का भी इसी दौरान इस्तेमाल किया गया। और नए जो जितने भी क्राइसिस थे, नए जो एक तनाज़ात थे, उन्होंने जन्म लिया, नए ब्लॉग्स बने, ताल्लुकात बने, और बज़ाहिर लग ही रहा था कि कई ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी करते हुए नजर आए। आज नाज़रीन 2022 के आलमी मंजरनामे पर हम नज़र तो डालेंगे, लेकिन साथ साथ 2023 में अक़वाम आलम को दो बड़े चैलेंजेस क्या होंगे उस पर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि पानी का और खुराक का और तवानाई का बहरान शिद्दत से सर उठाएगा। यकीनन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी पड़ेगा। जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी कंसीडर की जा रही है, क्योंकि मगरिब से ये जो सियासी एक पावर है वो मशरिक की तरफ कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। इसी पर बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मज़ीद ये कि हमारे गेस्ट जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। जमील अहमद साहब हमारे साथ होंगे, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और कुछ ही देर में हम जो जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर भी किसी एक्सपर्टीज से राय लेंगे। सईद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यकीनन जो मेरा इंट्रो है वो यही है कि हम कंपैरिजन करेंगे बाद में, लेकिन ये बताइएगा कि 2022 में आपको कौन सी अच्छी चीज़ें नज़र आई और कौन से बहुत ज़्यादा ऐसे जिससे क्राइसिस पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया अपने शो पे मदऊ किया। जहाँ तक 2022 का ताल्लुक है, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मैं कहूँ कि जो गुजर गया सो गुजर गया, अगर मैं मोटी एक जुमले में बात करूँ। लेकिन ओवरऑल 2022 का इम्पैक्ट दुनिया पे और हमारे मुल्क पाकिस्तान पे कोई इतना बेहतर नहीं रहा। उसकी वजूहात में, जैसे आपने खुद इंट्रो में कहा कि आपके कोविड से आपको बहुत बड़ा चैलेंज जो था उससे आप बाहर तो निकल आए, लेकिन उसके इफेक्ट्स अभी तक जारी थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है बाकी ममालिक जो हैं दुनिया के, उनके मुकाबले में जल्दी बाहर कोविड के चैलेंज से बाहर निकला। ना सिर्फ बाहर निकला बल्कि अपनी मैशियत को भी बेहतरी की तरफ लेके जाने की उसमें कोशिश की गई। इसी तरह अगर आप देखें तो एनर्जी क्राइसिस के अंदर भी, एनर्जी क्राइसिस में भी पाकिस्तान के चूँकि मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर थे, और रशिया से ऑयल ना मिलने के बावजूद, जो कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर में काफ़ी बड़ा चैलेंज था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसको मैनेज किया और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश की। लेकिन अब चूंकि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो चुका है, 2022 के अभी आखिर तक लग रहा था कि यूरोप तो बिल्कुल ही एनर्जी डिवाइड होकर रह गया, जिसमें अब सख्त सर्दियाँ वहाँ पड़ रही हैं, इंडस्ट्री उनकी बंद हो रही है। तो एक किस्म का पेसिमिस्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसका दुनिया पे 2022 के आखिरी सूरज तक जो है मौजूद था। इसी तरह जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे पाकिस्तान का भी हालिया सैलाब जो सिंध में हमने या पूरे पाकिस्तान में हमने जो फेस किए हैं, स्पेशली सिंध के अंदर, वो दुनिया के अंदर भी इसी तरह है। काफ़ी सारे जो हमारे ग्लेशियर्स थे दुनिया में वो मेल्ट हुए हैं, और उससे ओशंस का लेवल बढ़ा है, और उसमें दुनिया में ऑलरेडी जो 20% के करीब लैंड है और 80% जो आपका पानी है, उसने मजीद कुछ लैंड जो अपने अंदर जो है वो कर लिए। तो 2022 को जहाँ तक दुनिया ने और पाकिस्तान ने मिलकर एक कोशिश की है कि उसको एड्रेस कर सके उन चैलेंजेस को, लेकिन 2023 एक नए चैलेंजेस और एक, जैसे आपने कहा, एक नई होप के साथ शुरू करना चाहिए। बिकॉज हम लोगों का मुकम्मल तौर पर इस बात का याद है कि कौन कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं दुनिया और पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तानी माई सेल्फ, हमें मालूम है कि ये चैलेंजेस हैं। इसके ऊपर जो सोचने वाले जो थिंकिंग माइंड्स हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं रिस्पेक्टिव और पाकिस्तान के अंदर भी, वो अब मिल के बैठ गए हैं इसके ऊपर। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2023 के अवाइल में ही हम इसको इतना बेहतर एड्रेस कर लेंगे कि 2024 में इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जब ये सब प्रोग्राम होगा तो हम उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जमील अहमद साहब, आप क्या अपना तबसरा करना चाहेंगे कि 2022 दुनिया पर कितना भारी गुजरा सर? नहीं, ये तो देखें जो 2022 में जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन दुनिया की रही है, उसमें सरे फहरिस्त है यूक्रेन वार वाला मामला, जिसकी वजह से तमाम सप्लाई लाइन हमारी वो काफी मदम होके रह गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं। और कोविड की तो बात आपने सुनी ली ब्रिगेडियर मिनहाज से, तो कोविड ने जी जो तबाही मचाई थी, उसके बाद यूक्रेन वार जो सामने आई, उससे जो पूरी दुनिया जिस मुश्किल और मुशक्कत में पड़ गई,
जो रिसेशन पूरी दुनिया में अब चल पड़ा है, उससे जो छोटे ममालिक हैं वो ज्यादा उससे उन पे असर पड़ता है। तो ये तो हमारे रहा 2022 का। पाकिस्तान ने 2022 में काफी बेहतर किया कोविड के दौरान में, कुदरत की भी मदद और इन जो हमारी अफरादी कुव्वत और जो जिन इदारों ने इसमें हिस्सा लिया उनको यकीनन वो लोग काबिल सताइश हैं जिस लिहाज से हमने इसमें काम किया। और उसी लिहाज से अगर हम मौजूदा मखदूश इकोनॉमिक सिचुएशन को भी उसी अंदाज में अगर हम नबरदाजमा होने की कोशिश करें तो पाकिस्तानी कौम में बहुत जान है, वो कर सकती है अपनी इस इकोनॉमी को भी, क्योंकि आपका प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस है। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ी सी जो हमारी मखदूश हालात हैं और जो महकूमी और महरूमी इस वक्त छाई हुई है मुल्क में, और जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेटा स्टेट बैंक ने रिलीज किया है उसके मुताबिक हमारे पास स्टेट बैंक के खजाने में स्टेट बैंक के पास 5.82 बिलियन से रह गया और जो बैंकों के पास है 5.88 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ एक महीने की अदायगियों के काबिल रह गए हैं, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री इस पे मेहनत कर रही है, हुकूमत मेहनत कर रही है, कुछ पाइपलाइन में चीजें हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आ जाएगी, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें इसको काफी रखने के लिए कुछ और इक़दाम करने पड़ेंगे। आगे चल के आप पूछेंगी तो, क्योंकि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी काफी अच्छा अपनी खिदमत अंजाम दी है, सफारतकारी में भी मैंने काफी मुल्कों में सफारतकारी की है और कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक को समझने की कोशिश की है। मैं इसका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि मुल्क में जो कोशिशें काविशें हो रही हैं उसमें आप जैसे प्रोग्रामों में जिस तरह इकोनॉमी इन फोकस है उसके जरिए भी कुछ मजीद आगे लेके आई जा सकती है और आगे चल के आप कहेंगे तो यकीनन मैं इस पर जो मजीद मस्बत किस्म के जो तबसरे और जिस पे तज्जिए और जो इक़दाम किए जा सकते हैं उस पर भी बात की जा सकती है। नेक्स्ट 3 महीने में हमने 8.3 बिलियन की अदायगियां करनी है, उसके लिए बंदोबस्त नहीं हो रहा है पैसों का। उसके लिए हमारी कौम को जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो और हम सारे मिलकर अगर काम करें तो ये मुश्किल काम नहीं है। ठीक। और इसमें मैंने खुद जो तजर्बा किया और जिसका कि सबूत स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक है, जब मैं सफीर गया यूएई में तो उस वक्त 1.2 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस थी और जब मैंने चार्ज छोड़ा तो 3 साल के अंदर तो उसमें 3.2 बिलियन 2 बिलियन की रेमिटेंस बढ़ गई और उसकी वजह ये थी कि हमने कुछ चीजें एक नई अंदाज में शुरू की थी। तो मुझे यकीन है कि हम कुछ अपने फेवर बदलें, कुछ अपने अंदाज बदलें, कुछ अपने रूल्स प्रोसीजर्स को इस चैलेंजेस की हम आहंगी के साथ अगर बनाना शुरू करें तो उसमें हमें अगले 2-3 महीनों में कोई मसला नहीं है कि हम अपने रिजर्व को आगे बढ़ा सके, क्योंकि अगर हम सिर्फ दुनिया पर और IMF पर और चीन पर और सऊदी अरब पर और बाकी लोन पर इन्हिसार करेंगे तो ये फिर एक न एक ये रेत का जो ढेर है ये मदम हो जाएगा। जमील साहब, कल हमने पूरा प्रोग्राम इसी पर किया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी 2022 और 2023 को लेके। यकीनन आज अगर हम इंटरनेशनली लेवल पर बात कर रहे हैं तो ये जो महंगाई का जो शोर है ये तो आलमी सतह पर भी उठा हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पर भी पड़ा। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। सर ने बड़ी अच्छी बात की जमील साहब ने, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो पूरी दुनिया को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि मुख्तलिफ बहरानों का जिम्मेदार एक मुल्क दूसरे पर ठहराता रहा, दूसरा तीसरे पर ठहराता रहा। क्या दुनिया को इस संगीनी का इदराक नहीं है? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि सबको इसका इदराक है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो जो आपकी बड़ी इकोनॉमीज अगर आप दुनिया की लें, जो दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी है, आपकी यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है और आपकी चाइनीज़ इकोनॉमी है। इन तीनों को इस बात का इदराक है कि ये किस तरह से आगे लेके चलना है, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ गई। बेसिकली ये सब कुछ जो हुआ, पहले कोविड ने पूरी दुनिया को अपने इनगल्फ किया अपने अंदर और सारी इंडस्ट्री आपकी बंद होकर रह गई। और लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपने आपके जो सेंट्रल बैंक थे आपके मुल्कों के, उन्होंने अपने पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे दिए, सस्ते दामों उनको कर्जे दिए ताकि वो बिल्कुल ही बैठ ना जाएं लोग। अब उसके साथ आपकी जब आप रिकवर कर रहे थे कोविड से तो आपका मीनवाइल आपका रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ गई। अब रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ने से आपकी एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गए, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होने से इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन अब जब बढ़ी आपकी, क्योंकि अब इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई, आपकी डिमांड खत्म हो गई, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई। इस वक्त के अंदर आपका सप्लाई चेन, जैसे कि ऑनरेबल एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं, जमील साहब भी, जो कि इनका इतने सेलिब्रेटेड ये एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की उन्होंने बहुत
بہت زبردست نمائندگی اپنے ٹینیور کے اندر. یہ خود ابھی فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ساری اس چیز کا ادراک اس کو ہے, لیکن چند چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. اب اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے سینٹرل بینکس جو ان تین ملکوں کی اکانومیز نے کہ خاص طور پہ اور عام باقی سینٹرل بینکس ہیں عام طور پہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے. اب انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے آپ نے جتنا پیسہ لوگوں کو دیا تھا اتنا ہی پیسہ آپ ان کو سکویز کرنا شروع کر دیا. جب پیسہ آپ سکویز کرتے ہیں تو لوگوں کی مہنگائی بڑھتی ہے. مہنگائی سے اب وہ یہ تو ہے کہ پیسے آپ کے پاس واپس آ جائیں گے اسٹیٹ کے پاس, لیکن اس کے ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو گروتھ ریٹ جو ہے وہ سویئرلی امپیکٹ ہوگا. اس کا جو پچھلے 3 سال کی اگر آپ انفلیشن کو آپ دیکھیں تو 5% جو اوور آل جو چل رہی تھی پچھلے 3 سال اس سے زیادہ اس کا 2022 کے آخر میں ہم نے اس کو محسوس کیا. آپ کا جو گلوبل گروتھ ریٹ تھا جو 6% تھا 2021 کے اندر ریڈیوس ہو کے 3.2 کے اوپر آیا 2022 کے اینڈ پہ, اور ابھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو ریڈیوس ہو کے 2.7% پہ چلا جائے گا. تو جب گروتھ ریٹ آپ کا نیچے چل جائے گا تو آپ دیکھیں کہ جو غریب ملک ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے اور امیر سے شاید ہوتے چلے جائیں. لیکن یہ اس کا امپیکٹ ہر اکانومی کو ہونے جا رہا ہے. 2 IMF نے اپنی رپورٹ کے اندر ورلڈ بینک کو ہلکا سا نگیٹ کیا ہے کہ یہ صرف سلیکٹڈ اکانومیز جو ہیں وہ امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں تو UK کے اندر لوگ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں, جلوس لوگ نکال رہے ہیں. لیکن آسمانوں میں انہوں نے اسپیس میں کافی ویپنائزیشن شروع کر دی ہے. تو اسی جیو پولیٹیکل منظرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہوگا. ہم اس وقت جو ویسٹ اور ایسٹ کے مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بہت ہی حساس اور بہت ہی صحیح طریقے سے ہمیں اپنی ڈپلومیٹک کارڈز کو کھیلنا ہوگا. اور اس ڈپلومیٹک کارڈ کو اگر ہم صحیح کھیل گئے تو ہم اس بلاک سے جو 15 کنٹریز کا ہے اور اس کے علاوہ SCO اور اس کے علاوہ ECO اس کے علاوہ جو BRI ہے اس کے علاوہ چائنیز کا جو ایک پلان ہے وہ ساری چیزیں اس سے ہم ثمرات اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم نے ان تمام چیزوں پر غور و خوض کے ساتھ اور حساسیت کے ساتھ کریں. وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان جیسی قومیں ہمیں اس وقت اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں اس سال نو میں 2023 میں بالکل 24/7 بیسس پر تمام اداروں کو کام کرنا پڑے گا. اپنے اخراجات کم کرنے پڑے ہوں گے. جیو پولیٹیکل منظرنامے کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسیز کو مزید ری ماڈیول کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو سر یہ نئی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ان کی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو خارجہ پالیسی ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں یہ انگیجمنٹ تو انہوں نے صحیح کی ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی اس انگیجمنٹ کے بعد جو یہ بلاک ہے چائنا کے ساتھ وہ جو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میری کچھ چائنیز سفارتکاروں سے ملاقات بھی پچھلے چند مہینوں میں رہی, تو وہ اس میٹنگ سے ان کو اتنا زیادہ فکر تو نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ان کے ساتھ انگیج نہیں کیا چائنا کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ, جو کہ انگیجمنٹ مزید ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے, اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو یہ معاملہ ٹلٹ ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے. اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے کریں جس سے کہ ہماری اکانومی پر اتنا بڑا بوجھ پڑ رہا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. ہم پہلے ہی اکانومی ہماری جو دیگر وہ حالات میں ہے اس کی صورت میں 2 بلین کے قریب مہینے میں اگر چلے جائیں وہاں افغانستان اسمگل ہو کے, تو افغانستان کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم افغانیوں کو یہ تاثر نہ دیں طالبان کو کہ ہم کسی اور طرف دوبارہ ہماری لچک جا رہی ہے اور اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسے دلدل میں پھنس جائیں گے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہی میرا مضمون ہے جو میں نے کل لکھا ہے جو کہ پبلش ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت ہم نے ملٹی پرونگ اپروچ, ملٹی ڈائمینشنل اپروچ, جس کا کہ کچھ احاطہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اپنی مختصر سی گفتگو میں. اگر ہم نے وہ اپروچ نہیں رکھا تو ہمارا بیلنسنگ فیکٹر آؤٹ ہو جائے گا, اور جب بیلنسنگ فیکٹر آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے یہ تمام جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں, چاہے وہ SCO, ECO,
اور اس کے علاوہ 15 کنٹریز کا ہمارا, تو وہ سارے کے سارے اس کے ثمرات ہمیں نہیں پہنچ سکیں گے. اور ہمارے لیے جو نازک معاملات ہے, جو کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے بھی ذکر کیا ہے, آج کے اخباروں میں بھی چھپا ہے, ٹھیک ہے جمیل صاحب, یہی جو چند مہینے ہیں 5-6 مہینے, اس میں ہم اپنے پیر دوبارہ اور انشاءاللہ جما لیں گے. پیر جما لیے ہم نے تو ہم آگے بہتر طریقے سے, ہماری سمت اچھی ہو جائے گی, ہماری رفتار اچھی ہو جائے گی. لیکن ہمیں اس کے لیے 24/7 آؤٹ آف دی باکس, جو میں نے پہلے بھی بیان کیا, کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر بہت مشکل آ رہا. ٹھیک ہے, اب ملٹی ڈائمینشنل اپروچ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہمارے فارن منسٹر نے انگیج تو کر لیا ہے, لیکن اس کے ثمرات ابھی تک ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ بھی نئے اتحاد اور شراکت داری پر کیا آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ اس کے خطے میں کیا طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میسج صاحب سے بہتر کون اس بات پہ کمنٹ کر سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا میرا بھی اس پہ ہلکا سا ایک تجربہ ہے کہ ڈپلومیسی نام انگیجمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, اب پریویس گورنمنٹ کے اندر آپ انگیجمنٹ کو کافی سارے کیویٹس کے ساتھ لے کے چل رہے تھے, ایسے شدید کیویٹس کے جس کے اندر آپ انگیجمنٹ کے بجائے آپ ڈس انگیج ہو رہے تھے, آپ آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے. اب اس آئسولیشن کو جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے خاطر خواہ ایڈریس کی ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں کہ اتنے وزٹ ہو گئے اور یہ, لیکن ہر ایک وزٹ کا کچھ مقصد تھا جس میں آپ کا فیٹ اپ جو ہے, جو اس کی ہم ہوم ورک گھر پہ کر چکے تھے, لیکن اس کو وہاں پہ صحیح طریقے سے پیش کرنا اور وہ اس سے باہر نکلنا, میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کا ایک جو ہے وہ اس کو کریڈٹ بھی جاتا ہے. تو لہٰذا آپ جتنے بھی نئی پارٹنرشپ کے اندر جو آپ انٹر ہوں گے, اس میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ آپ سیکیورٹی پارٹنرشپس وہ بھی ضروری ہیں, لیکن وہ آپ کے سیکنڈری ہونے چاہیے, اور آپ کے جو معیشت کے لحاظ سے جو گروپس ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ جانا چاہیے, تاکہ آپ سیکیورٹی کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ اپنی معیشت کو جو ہے وہ لک آفٹر کر سکیں. جیسے ویسے صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی چیف آرمی اسٹاف نے بھی اس کے اوپر کافی کہا ہے, اور ہم نے بھی ایک بڑا اس میں چینج ہے ہماری پالیسی کے اندر کہ آپ جیو اسٹریٹجی کے بجائے جیو اکنامکس کی طرف آپ کانسنٹریٹ کریں. 2023 کا سال میرے خیال میں جیو اکنامکس کی طرف ہماری زیادہ کنسنٹریشن ہوگی, اور جس میں مختلف جو ہے آپ گروپس کے اندر جا کے اور ممبرشپ اپنی لے کے اس میں اپنے آپ کو فردر انہانس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں انگیجمنٹ جو اس کا پریزنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, یہ نہایت خوش آئند ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کا سمر آئے گا. اور جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا اس کا سمر فوراً نہیں آ جاتا, اس کے لیے جتنا آپ نے ڈیمیج کیا تھا وہ ڈیمیج کنٹرول کو بھی ٹائم چاہیے, پھر آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ٹیک آف کرتے ہیں. تو لہٰذا 2023 کے آخر میں جا کے شاید اگلے 7-8-9 مہینوں کے اندر پھر آپ کو دنیا کے افق کے اوپر جو ہے پاکستان ایک چمکتا ہوئے ستارے کی مانند دوبارہ انشاءاللہ نظر آئے گا. انشاءاللہ. اچھا جمیل صاحب, بس لاسٹ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گے کہ جس طرح پاپولیشن کی بات کی جا رہی ہے, آبادی جو ہے وہ 2023 میں 8.5 ارب تک ہو جائے گی. اب وہ جو انسانیت کو چیلنجز ہیں اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سے بڑے 2 چیلنج ہیں جو بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فیس کرنے پڑیں گے؟ جی, اکنامک کا چیلنج جو ہے اگر اس کو بڑے منظر نامے پر دیکھیں تو یقیناً بڑھتی ہوئی آبادی ایک سب سے بڑا ہمارے لیے, ہم اتنی بڑی بڑھتی ہوئی آبادی کا کوئی ملک بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, جس کا کہ افسوس تو خیر ہمیں اب تک ہے, لیکن بہرحال جو علیحدہ ہوا اس نے اپنی آبادی کو کس طرح کنٹرول کیا. تو وہ اگر ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہماری گروتھ جو ہے جب تک کہ 9% نہیں ہوگی, جو کہ آنے والے سالوں میں مجھے نظر نہیں آ رہی, تو وہ ہم اس پہ آگے کسی معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح بھی ہم جتنی بھی چاہیں اپنی معیشت کو بڑھانا شروع کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کم پڑ جائے گی. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا, ہماری معیشت کا جو گفتگو ہو گئی اس کو سمیٹتے ہوئے میں یہ بات کروں کہ ہمارا جو معاہدہ ہے GSP پلس, ہمارا جو اس وقت ترکی سے FTA کا معاہدے پہ بات چل رہی ہے, فائنل ہو گیا ہے. ہمارا جو PTA ٹرکی کے ساتھ ہے, ٹرکی یورپین کمیشن کسٹم کمیشن کا ممبر ہے. یہ چیزیں ایسی ٹیکنیکل ہیں کہ اس پہ ہم ثمرات حاصل کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل اکانومی کی طرف سمجھداری کرنی پڑے گی. ہمارے اسمبلی میں کچھ کاڈر چلانے پڑیں گے ہمارے سیاستدانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ پولیٹیکل اکانومی کیا ہے, کیونکہ جب تک پولیٹیکل اکانومی ہماری درست نہیں ہوگی, جب تک اس سمت میں ہم نہیں جائیں گے تو ہماری جیو اکنامک پالیسی کس طرح زیادہ بہتر ہو سکتی. GSP پلس کا تو ثمرات ہم حاصل کر نہیں سکے, ہم اتنے گڈس اینڈ سروسز بنا نہیں سکے جو ہم ان کو بیچ سکے, ہم اس سے کم اتنی بڑی رعایت ہمیں ملی, ہم اس کا رعایت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم PTA سے جو کہ ٹرکی سے ہمارا ہے,
जो कि टर्की आगे कस्टम यूनियन का मेंबर है। सर हमारा एक और चीज जो हम मिस कर रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है टर्की का, लौज़ान एग्रीमेंट, उसके ऊपर भी बात कीजिएगा सर। 2023 में ये जो विसाने एग्रीमेंट है, इसमें आप यकीन जाने कि टर्की जिस तरीके से उसकी मईशत शूट अप करेगी, इसका अंदाजा भी लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो कदगने थी कि वो अपने समुद्रों से तेल नहीं निकाल सकते, वो अपने समुद्रों से जाके उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके मिनरल्स निकाल सकते हैं और तेल की पैदावार कर सकते हैं। उसके अलावा जो बॉस्फोरस से उनसे जो गुजरगाहें हैं समुद्र की, उससे वो उससे टोल टैक्स उस पे लेना शुरू कर देंगे, जो कि जिस तरह इजिप्ट इस वक्त तकरीबन $5.3 बिलियन पर ईयर उसको मिल रहा है, टर्की को उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। और इसी तरह टर्की के हर मामले में, तिजारत में भी उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उन शैकल से बाहर निकल आएगा जो कि इस एग्रीमेंट में। तो जमील साहब, ये मगरबी ममालिक और अमेरिका क्या कोई खौफजदा है इस चीज से, क्योंकि रूस, टर्की और दीगर जो ममालिक हैं, इनका एक इत्तेहाद इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? मैं एज अ डिप्लोमेट देख रहा हूँ कि टर्की ने बड़ा अपना बैलेंसिंग फैक्टर रखा हुआ है। अच्छा। और टर्की ने अपनी इंगेजमेंट रखी हुई है अमेरिका के साथ भी, जहां वो उनसे मशवरे करता है और उनसे उधर मीटिंगें करके आता है और ओपनली मीटिंगें करके आता है। बाद में यूक्रेन और रशिया की सुलह करवाने की कोशिश करता है। रशिया जो है अपने ज़खायर वहां टर्की के जरिए आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये बड़ी खूबसूरत डिप्लोमेटिक उनकी जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी निकाल के और जिस पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो टर्की जैसे मुल्क से उन्हें खतरा होगा, इसलिए वेस्ट को, क्योंकि वेस्ट अगर टर्की नेटो से निकल जाए तो वेस्ट की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी वीक हो जाती है, और टर्की ने अपना दोनों तरफ बैलेंस रखा हुआ है, लिहाजा वो उसके फ्लरिश होने के, उसके ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने इतना डिटेल में तबसरा किया और टाइम निकाला। आप क्या इस पे कमेंट्स करेंगे कि अब डायमेंशन बदलती हुई नजर आएगी, एक तो टर्की की भी और दूसरा जो तवानाई का हमें बहरान है पूरी दुनिया को इस वक्त, रूस की भी वजह से, रूस यूक्रेन जंग की वजह से, तो जो टर्की को एक एक्सेस हासिल हो जाएगा तेल निकालने का, तो फिर ये बहरान कम होता हुआ नजर आएगा। टर्की देखें, उसने कोशिश बड़ी की है कि अपने आप को उस तरह से मनवा सके मिडिल ईस्ट के अंदर, ऐसी कोई पावर मनवा सके जिसको दुनिया जिस तरफ देखती हो। मुस्लिम उम्मा के अंदर भी उसने कोशिश की, लेकिन चूंकि वेस्ट टर्की को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, तो टर्की हल्का सा बादलों में रहता है और वो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उसको उस तरह से सुनवाई नहीं होती जैसे किसी वेस्टर्न कंट्री की होती। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसी टर्की अपनी कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो उसकी जो है एक दुनिया में चूंकि एनर्जी क्राइसिस है, तो उसका मकाम जो है बढ़ जाएगा। अब जब एनर्जी क्राइसिस को अगर आप देखते हैं, तो ये इंतहाई शदीद किस्म का एक चैलेंज है इसको दुनिया को, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो। अब उसके अंदर ये आप पूरा वेस्ट इसका देखें, उनके पास एनर्जी नहीं, और उनकी प्रोडक्शन जितनी आपकी एनर्जी रिलेटेड हुआ करती थी और दुनिया की मार्केट जो है उन्होंने कैप्चर कर रखी होती थी, अब उसको प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिकन ने शुरू में जब चाइना को या रशिया को कंट्रोल करने का सोचा था ताकि वो यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, तो उसमें रशिया को उसने काफ़ी इंगेज किया, लेकिन पुतिन साहब ने उसको कोई जो है खातर में नहीं लेकर आए थे। इसी तरह बाइडेन साहब ने माशी जंग एक छेड़ी इसकी चाइना के खिलाफ, लेकिन वहाँ से भी वो खातर ख्वाह जो चीज़ जो है वो नहीं आ सकी। तो अब अमेरिकन पॉलिसी जो 2023 पे मेन होगी वो ये होगी कि कैसे चाइना और रशिया को कर्टेल करिए, कंटेनमेंट ऑफ चाइना बिसाइड रशिया ऑल्सो नाउ। तो उन्होंने क्या किया कि रशिया को इनकरेज किया किस्म का ऐसे कोई चीज़ें करके कि वार्सा पैक्ट के जो मुल्क थे उनको नेटो में शामिल किया, और नेटो की फौजें जो हैं बिल्कुल उनके बैकयार्ड के अंदर लेकर आने की उन्होंने यूक्रेन को दावत दी। अब इसके ऊपर किसी सूरत भी जियो स्ट्रेटेजिकली रशिया को इस बात को कबूल नहीं था, तो उन्होंने यूक्रेन की जंग छेड़ दी। अब यूक्रेन की जंग छेड़ने से क्या हुआ कि जर्मनी को उससे थ्रेट फील हुआ कि ये हमारी तरफ फर्दर ना आ जाए, तो उसने एनर्जी की टैप बंद कर दी आपके रशियंस ने, तो सारा यूरोप आपका एनर्जी के हिसाब से बैठ गया नीचे, उसकी इकोनॉमी बैठ गई। अब आपने क्या किया, यूरोपियन यूनियन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से शायद जान छुड़वाना चाह रहा था, क्यों, बिकॉज पब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स के हक में नहीं थे। जब से अफगानिस्तान से
फौजें बाहर निकली तो पब्लिकली लोग कह रहे थे यूरोप के अंदर कि हम अमेरिका की जंग क्यों लड़ रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद भी बड़ा चेंज ब्रेक्जिट के बाद काफी चेंज आई, उसी तरह की चेंज थी जैसे यूके वाले यूरोपियन यूनियन से जान छुड़वा रहे थे, इस तरह यूरोपियन यूनियन वाले और नेटो वाले यूनाइटेड स्टेट्स की जंग से अपने आप को छुड़वाना चाह रहे थे। तो आपने देखा होगा जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा रिस्पांस अमेरिका का नहीं आया था, बिकॉज वो रशिया को एंगेज करना चाहता था कि ऐसी जंग के अंदर जो प्रोलॉन्ग्ड हो। अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट साल होने वाला है और रशिया लड़े जा रहा है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर यूक्रेनियन करके उसको रुके हुए हैं। अब रशिया की भी मैशियत बैठ रही है, एनर्जी ना होने की वजह से यूरोपियन यूनियन की मैशियत बैठ रही है और दोबारा वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देख रहा है। अब सप्लाई चेन जब आपकी खत्म हुई तो जो इकोनॉमी चल रही थी चाइना की, उस पे भी इफेक्ट आ लगाने के गया। बाद भी कितना अरसा सर्वाइव करेगा, कितना करेगा? हाँ। तो अब एक साल मजीद कोई 6 महीने कर लेगा। इसने जब जंग चढ़ी थी अफगानिस्तान के अंदर भी तो मैशियत खराब हुई थी इसकी, रशिया की, उस वक्त के सोवियत यूनियन की, जो बाद में रशिया बना और फिर इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स निकली थी। तो वो अमेरिका दूर बैठ के अटलांटिक के अक्रॉस सब कुछ कर रहा है। ठीक है, हमें इस वक्त नसीम सिद्दीकी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, गुफ्तगू आप सुन ही रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं 2022 का जो राउंड अप था, लेकिन आपसे सवाल मेरा ये कि आप किस तरह देख रहे हैं 2023 का मंजरनामा क्या होगा, स्पेशली जो क्राइसिस आने वाले फूड को लेके, एनर्जी को लेके और जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाजिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह अभी मेरे साबिक दोस्त बात कर रहे थे, पाकिस्तान की अगर आप हालात देखें तो कोविड के बाद से जो है तो पाकिस्तान की मईशत जो है ऑटोमेटिकली डाउन दी ड्रेन जा रही थी और उसके बाद बल्कि पूरी दुनिया की जो है कोविड की वजह से मईशत काफी ज्यादा खराब हुई है। लेकिन ये जो यूक्रेन की वॉर है ये ज्यादातर हमारे खित्ते में ही लड़ी जा रही है। रशिया में जब भी कोई मामला होता है, अफगान जंग हो या यूक्रेन की जंग हो, इससे दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। पिछले इतने अरसे में आपने देखा कि दहशत गर्दी की जंग लड़ी जाती रही, जिसकी वजह से इस खित्ते की जो है वो काफी डिस्टर्ब रही है। खासतौर पे पाकिस्तान की हमारे 80,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, मईशत का इतना बुरा हाल हुआ। और अभी जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल के गया है तो उसके बाद से फिर पाकिस्तान के अंदर एक दहशत गर्दी की लहर उठी है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आपके मुल्क का रुख नहीं अदा करता। तो जो 2022 है वो भी काफी टर्मोइल रहा पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो चल रही है उसकी वजह से भी मईशत जो है वो काफी हैम्पर हुई है। और 2023 में हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी ये है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो, यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आनी चाहिए, अनसर्टेनिटी खत्म हो। क्योंकि इलामा इकबाल ने भी एक शेर कहा था, उसका मैं दूसरा मिसरा सुना देता हूँ कि गुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो जब बेयकीनी ख्याल होती है तो उस वक्त कोई भी इन्वेस्टर या लोकल हो या इंटरनेशनल हो वो आपके पास नहीं आता। तो पाकिस्तान में भी यही मामला है। फिर हमारे जो डेप्थ के मामला हैं वो बहुत ज्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह ऊपर उठाया जाए। आपने लोन में तो इतने डॉलर्स देने होते हैं, लेकिन आपके कमाई का क्या जरिया है, हमें ये देखना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा, हमें टैक्स कलेक्शन को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का बहुत बुरा हाल है, उसी की वजह से हम इस नहज पे पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम मामला को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम तो बचपन से सुन। चलिए, ये तो आपने पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली। नसीम साहब, जरा दुनिया की जो आबादी है वो 8.5 अरब से जायद इस वक्त बताई जा रही है। पानी का लेके काफ़ी इस वक्त आएगा कि तकरीबन निफ्स आबादी पानी के ज़्यादा दबाव वाले इलाकों में, यहाँ पानी मुयसर नहीं होगा, वहाँ पर रह रही होगी। साफ़ पानी तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। खुराक की फराहमी बहुत बड़ा मसला होगा क्योंकि आबादी, आलमी आबादी जो है वो इतनी बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को देख कर ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने आने वाला है। बहुत एक्सट्रीम वेदर है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं इस वक्त। दुनिया इसको इन तमाम इशूज़ को लेकर किस तरह इसको हल करने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें शादी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें कि जो भी अपना क्लाइमेटीज आ रही है दुनिया के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब आया, फिर सैलाब की तबाहकारियां हुई। हालांकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज में इतना कोई हिस्सा नहीं है, उसका जो कार्बन रिलीज हो रही है पाकिस्तान में इतनी फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। तो ये ग्लोबली इन तमाम चीजों का जो है वो सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा। ये जंगें खत्म करनी पड़ेंगी। अब देखें ना कि यूक्रेन की जंग का जिक्र हो रहा था, 1 साल से चल रही है, बिला वजह एक चीज चलती चली जा रही है, लिंगर ऑन हो रही है। तो सबको चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बैठ के
कोई ना कोई मसले का हल निकाले। दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। आपने जिस तरह की आबादी का जिक्र किया, उसमें से आधी आबादी ले ले तो वो तो हमारे खत्ते में है। चाइना की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आधे से ज्यादा तो इस खत्ते में है, और इस खत्ते में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मसला तो नसीम यहाँ ये भी है ना कि आलमी अमन और मसाइल का हल तो हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखते हैं, सलामती कौंसिल को देखते हैं, उसका तो हमें कोई एक्टिव रोल नजर नहीं आता। देखिए वो जो सलामती कौंसिल या यूएन है, ये तो रबड़ स्टैंप है अमेरिका और बड़ी कंट्रीज की ना, इनको खुद सोचना पड़ेगा। मेरा मतलब कि अमेरिका को बैठ के सोचना पड़ेगा। सुपर पावर है वो, अपने मुल्क में तो बड़े मजे से रह रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जो हालात पैदा किए हुए हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये चले आप में उसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। आप में से टेलीफोन लाइन पर ही रहेगा। सईद साहब, आप कैसे देख रहे हैं यही जो मैंने बात की कि आलमी अमन और मसाइल का हल जो है वो हम इदारों की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की तरफ देखते हैं, तो कुछ उन्होंने कोई रोल अदा किया अब तक? जी बिल्कुल। इसको जो एक एनर्जी क्राइसिस के बाद जो दूसरा बड़ा थ्रेट दुनिया को इस वक्त है उसमें पाकिस्तान शामिल है, वो आपका फूड सिक्योरिटी आपका है। अब फूड सिक्योरिटी दो वजूहात की वजह से है। एक तो ये है कि आपकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि पाकिस्तान में भी कॉलोनीज बन रही हैं, नई हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, कल्टीवेटेड लैंड्स कम हो रही हैं, और दूसरा आपका क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज को अब पेरिस एग्रीमेंट को में मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, और इसके सफारतकार हैं जैसे भी जमील साहब यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर भी थे, पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उजागर करते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में सुनी जाती है जब आपके पॉकेट में पैसे हों। पॉकेट में पैसे हों जहाँ पे आप दूसरी दुनिया की जो मसनूआत हैं अपनी मंडियों के अंदर खपा सकें और अपनी मसनूआत को बाहर भेज सकें। तो ये कुछ क्विड प्रो को के सिलसिले में इस तरह से करके हो तो मईशत को बेहतर होना ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बताऊँ आपको कि आपका जो पानी है दुनिया का, वो 97 आउट ऑफ 100% 97% आपका समंदरों का पानी है, 1% तकरीबन मीठा पानी है जो आपको और मुझे अवेलेबल है, जबकि 2% ऐसा पानी है जो एक्सेसिबल नहीं है, अंटार्कटिका के अंदर है। तो आप 1% के ऊपर खेल रहे हैं। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान लेवल के ऊपर चेक डैम्स बनाने चाहिए, स्मार्ट इरिगेशन करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए, ऐसी रिसर्च करना चाहिए जिससे एक चीज से ज्यादा चीजें। कहा जाता है पानी पर जंगें होंगी, तो यही जब पानी की महदूद वसाइल होंगी तो फिर आने वाले 10 सालों के अंदर दुनिया के जो मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं कि आने 10 सालों के अंदर पानी, मीठा पानी जो है आपका तेल होगा। जैसे अभी तेल के ऊपर जंगें आपकी मिडिल ईस्ट के अंदर हम पिछले 20 सालों में हमने देखी हैं, आइंदा होने वाली जंगें जो हैं वो मीठे पानी के ऊपर हुआ करेंगी। तो लिहाजा ऑल द मोर रीजन, पाकिस्तान के पास 5 दरिया हैं, अगर हम बड़े डैम नहीं बना सकते तो छोटे डैमों की तरफ जाएं। अगर छोटे डैमों में टाइम लगता है तो चेक डैम्स बनाएं। चेक डैम सब सैलाब भी रोकेगा, आपकी वो ज़राअत भी होगा। आप आबादियां बढ़ाने के बजाय, सोसाइटियां बनाने के बजाय वर्टिकल बिल्डिंग्स के ऊपर जाएं, जिसमें आप कसीर मंजिला बिल्डिंग्स बनाएं, बजाय कि आप हाउसिंग स्कीम्स बना के पूरा जो है वो कल्टीवेटेड लैंड को यूज कर लें। तो पानी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सोचा हुआ हमारे 10 साल के बाद जो हमारी जनरेशन होगी वो आज की जनरेशन को गिला करेगी अगर हमने जो है टाइमली फैसले ना किए तो। नसीम, अब बात वही आ जाती है कि हम इतने जरखेज मुल्क हैं, एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारे पास दरिया है, समंदर है, हमारे इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हमारे पास है, हम चाहें तो जो गरीब ममालिक हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं। चैरिटी तो हम करते ही करते हैं, लेकिन मसला वही पर है कि कोई विल नहीं नज़र आती, कोई संजीदगी नहीं नज़र आती। देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात की। हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो हुकूमतों के ऊपर छोड़ देते हैं कि हुकूमतें सही फैसला नहीं कर रही, या हुकूमतों ने ये नहीं किया। हुकूमतों को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एज आ मुआशरा हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, उसी मीठे पानी से, जिसका भी मेरे साथी जिक्र कर रहे थे, उस मीठे पानी से हम गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, नल के खुले हुए छोड़ रहे होते हैं, वो 1% पानी की हमें कदर ही नहीं है। तो ये जो मुआशरती जिम्मेदारियाँ हैं ना, हमें ये भी पूरी करनी पड़ेंगी। और जिस तरह पहले बात की गई कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इतने नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतना जरखेज इलाका बनाया, तो हमें पानी को स्टोर करना चाहिए। हमारा भी पानी पहले दरियाओं में जाता है, दरियाओं से फिर वो मीठा पानी समुद्र के अंदर चला जाता है। तो पहले से डैम्स अगर बनाए जाते हैं, इनको प्लानिंग करनी चाहिए। हम हर वक्त IMF के चक्करों में रहते हैं कि किस तरह IMF से कर्जे ले लें। पाकिस्तान में करप्शन जिस तरह उरूज पे हर दौर में रही है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, सबको अपना अपना सोचना पड़ेगा कि अपने मुल्क की जो है हालात बेहतर करें। यहाँ पे भी अगर डैम बनाते हैं, और पाकिस्तान बड़ा जरखेज है, जो भी हमारा नॉर्दर्न एरियाज है उनमें अल्लाह ताला ने इतनी चीजें वहाँ पे हमें दी हुई है कि अगर हम तरीके से वहाँ पे डैम्स बनाए
तो इतना मुश्किल नहीं। अभी पिछले दिनों में नारायण कागान की तरफ सुखी किनारी केनाल का एक हाइड्रल प्रोजेक्ट बना है, उसे मैं देखने गया था। देखे वहाँ पे जो कुदरती पानी है दरिया का, उसको आप लेके, जी मैंने भी विजिट किया है वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे देखे ना वो कितना बेहतरीन आपने बिल्कुल। प्रोजेक्ट बनाया, और तकरीबन आपको वहाँ पे 800 मेगावाट बिजली वहाँ से मिलेगी। तो इस तरह के तो पाकिस्तान में बेशुमार जगह है। हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, मुस्तकबिल के बारे में अच्छे फैसले करने पड़ेंगे, सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान में मफाहमती सियासत नहीं होगी तब तक पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान है तो फिर आप हुक्मरानी भी करें, आप सियासत भी करें, आपका जो दिल आए करें। बिल्कुल से बात। थैंक यू सर। आप नसीम साहब आपने हमें टाइम दिया, लास्ट कमेंट सईद साहब। ये सारे जो आज चैलेंज हमने किए हैं ना 2023 के, अगर मैं एक फोकस चैलेंज जो इसको हमारे पाकिस्तान को होगा ना, वो आपकी पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी है। मेरी दिल से दुआ है कि पाकिस्तानी सोसाइटी 2023 में एक पेज के ऊपर आ सके। 65% हमारी यूथ है और वो अपने हुक्मरानों से मुतनफ़र है। मुतनफ़र ये नहीं कि हमारे हुक्मरान को बुरा कर रहे हैं, इसलिए कि हम एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम एक्चुअल लड़ रहे हैं, जिसमें फेक न्यूज़ फैला के हमारे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यंगस्टर्स को अपनी गवर्नमेंट्स के जो है अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर हम साइबर सिक्योरिटी तो मैं बात करने ही भूल गई, इसके ऊपर हमें कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जिसमें कि हर कोई मदर पिदर आजाद ना हो कि भाई आप कंट्रोल्ड आप न्यूज करें। चाइना के अंदर जाए ना, बात करके देखें, अमेरिका में जाए ना, बात करके देखें। वो लोग कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन की आज़ादी है, हम अपने ख्यालात को कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में कंट्रोल, अभी हम लोग इतने मेच्योर नहीं हुए। 65% यूथ इतनी मेच्योर नहीं है। वो मैं जब ये बात करूंगा, हो सकता है यूथ वाले इस पर ट्रोल भी करना शुरू कर दें, लेकिन हम जब तक अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, एक बयानिया के ऊपर जमा नहीं होंगे, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर भी कहा गया और चीफ आर्मी स्टाफ ने नेवल जो पासिंग आउट परेड थी उसमें भी कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बयानिया के ऊपर एक पेज पे होना पड़ेगा। अगर हम 2023 के अंदर ये कर गए, आप यकीन रखेंगे 2023 के आखिर में हम जब बैठेंगे तो उसको सेलिब्रेट करेंगे 2023 को, अगर हम सोसाइटी एक पेज पे आ जाए। सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। नाज़रीन, प्रोग्राम की डिस्कशन आपने मुलाहिज़ा की, 2023 के मंजरनामे पर हम बात कर रहे थे जो कहीं कहीं में बड़े खौफनाक लग रहे थे। मैं दुनिया की तो शायद बात ना करूं, मैं तो सिर्फ अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बात करूंगी, जिसके लिए वैसे तो मुहर्रम हमारा नया साल होता है, हम उसके लिए तो दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से, लेकिन ये साल भी अगर शुरू हो रहा है तो हमारे पास इतना कुछ है नाजरीन, इतना कुछ है हमारे पास। हमारी यूथ जो है 63% है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर इन तमाम चीज़ों को हम सोचने का भी टाइम नहीं है, अब हमें करना है, इस साल हमें करना है। हमें सब पता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या है। हमें बैठ के एक पेज पे, जैसे सईद साहब ने कहा कि हमें, और वो पेज वो बयानिया है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह हाफ़िज़।